नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस मेंस के जीएस के 6 पेपर जो 1200 नंबर के होते हैं, 107 पॉइंट का टोटल मिला के उनका सिलेबस है। तो ऑफिशियल सिलेबस 107 पॉइंट का प्लस 2018 से लेके अभी तक के जिस तरह के पीवाईक्यू आए प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके स्टैटिक जीएस और करंट 1.5-2 साल का मिला के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेंस एग्जाम में आ सकते हैं उसकी सीरीज है। हर एक वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे हम, ठीक है। ये आप देख सकते हैं जीएस 1 2 3 4 5 6 का टोटल सिलेबस पीवाईक्यू 2018 से अभी तक प्लस लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो क्वेश्चंस आने की सबसे ज्यादा संभावना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम सीरीज में यहां पे चालू करने जा रहे हैं। लगभग 100 वीडियोस का ये हमने प्लान किया है ना। हर वीडियो में आपको 6 क्वेश्चन देंगे और हमारी कोशिश है हर एक पेपर का एक एक क्वेश्चन इंक्लूड करें। बिल्कुल फ्री सीरीज रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसमें आपको क्वेश्चन विद मॉडल आंसर प्लस जो है उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आ जाएं तो उनके लिए टिप्स भी बताई गई है। कीवर्ड्स कैसे यूज करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, सारा जो है इसमें आपको एनालिसिस करी गई है। वीडियो को देखिए, सीरीज कैसी लगी जरूर बताइए। मेन जो होता है यूपी पीसीएस में वो है मेंस एग्जाम। 1500 ये नंबर मेंस के और 100 नंबर का इंटरव्यू जो कि पर्सनालिटी टेस्ट होता है। 1600 नंबर में मिला के जितने भी आपके मार्क्स होते हैं उसी हिसाब से एसडीएम डीएसपी वीडियो जो भी पोस्ट है वो एलोकेट की जाती हैं। तो भैया यूपी पीसीएस का मेन एग्जाम मेंस ही है, क्योंकि इंटरव्यू में नॉर्मल भी किया तो भी एक एवरेज नंबर मिल जाते हैं। पर्सनालिटी का टेस्ट होता है। नॉलेज टेस्ट जो है वो ये है, नॉलेज टेस्ट है। इसमें आपको लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा और एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस जो पीवाईक्यू 2018 के बाद के हैं सिर्फ उतने ही जरूरी हैं, क्योंकि वहीं से पैटर्न बदला है बेटा। लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, अपडेट और रिवाइज करके ही पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 1500 नंबर में ये समझिए, सबसे पहले तो 2018 से अभी तक के पीवाईक्यू आप लगाइएगा, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। यही इतनी एनालिसिस जरूरी है और इसकी प्लेलिस्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इसी चैनल में फ्री में डली हुई है। सारे वीडियो आप देख सकते हैं 2018 से अभी तक विद मॉडल आंसर, और प्लस उसमें बहुत सारा और इनपुट दिया गया है कि उनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए तो भी आप कर पाने की स्थिति में रह सकते हैं। वो प्लेलिस्ट देख के, एक और हमारी प्लेलिस्ट चल रही है यूट्यूब में मेंस की पूरे सिलेबस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, जीएस 5-6 का भी हमने पूरा वीडियो सीरीज दी हुई है और टोटल मिला के भी 450-500 वीडियोस की एक सीरीज है, जिसमें पूरा जीएस 1 से लेके 6 तक के 107 पॉइंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जो बहुत सारे पीवाईक्यू में भी आ भी चुके हैं। उसी सीरीज से अगर आप देखें तो पीवाईक्यू में भी आए हुए हैं। तो ये तो फ्री इनिशिएटिव हो गया, लेकिन अगर आप जो है फाइनेंशियली इसको एफोर्ड कर सकते हैं, सिर्फ इतना करके आप मेंस आराम से निकाल सकते हैं। क्या करना है, जीएस में 1200 नंबर का आएगा जीएस। अब देखिए 78 वाला ग्रुप आप ज्वाइन करें, यहां पे आपको स्टैटिक जीएस प्लस मेंस का पूरा करंट अफेयर मिल जाएगा। पढ़ने वाला जितना भी जीएस का पार्ट है 107 पॉइंट का, वो इससे कवर हो जाएगा। अलग से कोई मैगजीन, कोई बुक, कुछ भी नहीं लेना है, सब कुछ इसे मिलेगा और वो बहुत ज्यादा मेंस के लिए जो है सफिशिएंट होगा। ठीक है, पढ़ने वाला पार्ट इससे कर लीजिए। बाकी इंटेंसिव आंसर राइटिंग विद फीडबैक चेकिंग पर्सनल गाइडेंस के 2 ग्रुप चल रहे हैं, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। दोनों ज्वाइन करके दोनों में 270 क्वेश्चन हम करा रहे हैं, तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं और क्या क्या आप गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, किस क्वेश्चन में क्या लिखना है। कई सारे क्वेश्चन की वर्डिंग डिफरेंट होती है, किसी में क्रिटिकली एनालाइज लिख देते हैं, किसी में एनालाइज लिख देते हैं, किसी में इवैल्यूएट लिख देते हैं, किसी में एलेबोरेट लिख देते हैं, किसी में कमेंट लिख देते हैं, है ना। तो किसमें क्या लिखना है टू द पॉइंट विद इन वर्ड लिमिट, क्योंकि 125 और 200 वर्ड में ही लिखना है आपको। 2 टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि 125 वाले को आपको लगभग 7 मिनट में लिखना होता है, 200 वर्ड वाले को लगभग 10 मिनट में लिखना होता है। अगर आप ये सब नहीं मेंटेन कर पाए तो नहीं निकल सकता है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, उसके लिए ये करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो 2 ये आंसर राइटिंग वाले ग्रुप चल रहे हैं। जीएस का हमारा टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज और फुल लेंथ वाला भी चल रहा है, इसको ज्वाइन करके पूरी जीएस की तैयारी कर सकते हैं। हिंदी के लिए एक 15 मिनट का ग्रुप है, उसमें सिलेक्शन मटेरियल, वीडियो, सारे डाउट चाहे जितने आप पूछो, पीवाईक्यू एनालिसिस प्लस जो है इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो है लगातार करवा रहे हैं। एक एक चीज पे फीडबैक दिया जा रहा है। आर्या मैम और अजीत सरदारा, जो कि यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम्स होते रहे पिछले 8-9 सालों से, बीओ आरओ पीसीएस में हिंदी के लिए ये बेस्ट ग्रुप माना जाता रहा है। 150 का पेपर है, ये मार्क्स जो है रैंक में कैलकुलेट होंगे, ध्यान रखना। इसमें आपको मोटा मोटा 100 नंबर का टारगेट रख के लाना ही पड़ेगा 100। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप ज्वाइन करके पूरा आप इसमें कवर कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले तो जरूर इसको ज्वाइन करें। एसे के लिए 150 नंबर में आएंगे, है ना, 3 एसे लिखने को आएंगे, उसके लिए इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस का ग्रुप चल रहा है। आप देखेंगे कि एसे में 3 सेक्शन होते हैं और उसमें भी 3-3 सब सेक्शन होते हैं, तो टोटल मिला के 9 में से आपको 3 एसे करने होते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि जो 9 टॉपिक्स हैं इन सबके 4-4 एसे विद मॉडल एसे, फीडबैक चेकिंग, पर्सनल गाइडेंस के साथ पूरी प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। तो ऐसे की भी इंटेंसिव प्रैक्टिस हो जाएगी। ये इतना करके आप मेंस का चाहे जैसा पेपर आ जाए, आराम से सारे के सारे जीएस, हिंदी, ऐसे पूरे पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हो। मेंस में पढ़ने से ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग। इसके ग्रुप चलाए जा रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे लगातार। हमारे नंबर आप
ये 3 हमारे नंबर है, इन पे कॉल या व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी लेके, पेमेंट वगैरह करके, ग्रुप में तुरंत जुड़ के और एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो करके मेंस की भी सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं आप हमारे साथ। नमस्कार साथियों, स्टडी फास्ट सर्विस सर्विस से आप सभी का स्वागत है। आज हमारा 11वां दिन है। आज हम लोग यूपी पीसीएस मैनुअल 2025 और उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके आंसर्स को देख रहे हैं। आगे पढ़ने से आपको बताना चाहेंगे कि आपके यूपी पीसीएस में सवाल 2 नंबर मतलब 2 तरह से पूछे जाते हैं। एक 8 नंबर में आता है जो आपको 125 वर्ड में लिखना होता है। एक 12 नंबर में आता है जो आपको 200 शब्द में लिखना होता है। जब भी आप आंसर्स को लिखें तो पहले ध्यान रख लें कि आपको सवाल कितने शब्दों में लिखना है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम देखते हैं आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल हमारा है, आपके लिए आंसर्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। इधर इंग्लिश वाला है और ये हिंदी वाला है, तो आपको जो भी मीडियम है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला हमारा सवाल है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कंडक्टिंग ए कास्ट सेंसस इन इंडिया, आल्सो व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद इट। तो जातिगत जनगणना से जुड़ा सवाल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है? इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कलेक्टिंग कास्ट बेस्ड डाटा ड्यूरिंग द सेंसस, इट provides information on the distribution of caste groups, their socio-economic conditions, educational status, occupations and other related factors। तो ये होगा हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट कास्ट सेंसस, ठीक है? तो जातिगत जनगणना के दौरान जाति आधारित आंकड़े एकत्र करना, जाति समूह के वितरण, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, व्यवसाय और अंतर संबंधी जानकारी प्राप्त करना ही जातिगत जनगणना का मुख्य उद्देश्य होता है। इससे आप लोग इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है? महत्व क्या है हमारा जातिगत जनगणना का। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा कि सामाजिक असामाजिक सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करना। तो इसके माध्यम से हमें जो भी डाटा मिलेगा, ठीक है, जब भी हम डाटा मिलेगा तो हम लोग सामाजिक आर्थिक जो भी असमानता है उनको पता लग पाएगा और उसकी असमानता को हम लोग संबोधित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है? तो पहला हो गया हमारा सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करना। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, संसाधनों का उचित आवंटन। संसाधनों का उचित आवंटन, मान लेते हैं कि फेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मान लेते हैं कि हमारे पास ये संसाधन है, ठीक है, और उनका जो आवंटन है वो फेयर ना होकर ये इतने लोगों में बहुत कम है और ये वाले लोग जो बहुत ज़्यादा संख्या में इनके पास बहुत संसाधन कम बाँटे गए जबकि इनके पास ज़्यादा बाँटे गए। तो हम लोग जो संसाधन की सही स्थिति है, जब हम लोग डाटा कराएँगे तो सही स्थिति का पता लगा पाएँगे। और जिनके पास संसाधनों की कमी है, जैसे ये वाले बहुत सारे लोग वंचित वर्ग हैं, तो इनके पास हम लोग संसाधनों का उचित आवंटन कर पाएँगे, ठीक है? जैसे हम लोग पीडी सिस्टम लागू करते हैं, मनरेगा, ये सारे जो मुद्दे हैं हमारे मनरेगा, ये वाले हम लोग बता सकते हैं, ठीक है? तो ये होगा हमारे संसाधनों का उचित आवंटन। इसके अलावा सकारात्मक कार्रवाई नीतियों का मूल्यांकन करना। सकारात्मक कार्रवाई मूल्यांकन कौन-कौन से होते हैं? सकारात्मक कार्रवाई मतलब आरक्षण, जिसमें हम लोग महिलाएँ हैं, वंचित वर्ग हैं, ओबीसी है और जो विकलांग वर्ग है, इनके लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, वो कितना इफ़ेक्टिव हो रही है, इसका हम लोग मूल्यांकन कर पाएँगे इस गणना के माध्यम से। इसके अलावा अंतर समूह असमानता, मतलब एक समूह से लेकर दूसरे समूह में जो असमानता हमको दिखाई पड़ती है, उनको हम लोग संबोधित कर सकते हैं। मान लेते हैं एक ग्रुप हमारा ये वाला है, एक ग्रुप ये वाला है, तो इन दोनों समूहों में ये जो भी असमानताएँ हमको दिखाई पड़ रही है, उन असमानताओं को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है? तो हो गया अंतर समूह असमानताओं को कम करना। सेकंड और 5वां पॉइंट क्या है हमारा? संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। संवैधानिक उद्देश्यों की पूर्ति करना। संवैधानिक उद्देश्य क्या है हमारे? समानता को बढ़ावा देना, न्याय, न्याय कौन था? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल। तो जो हमारे संवैधानिक टारगेट्स हैं यानी पर्पज़ हैं, उनको हम लोग फुलफ़िल कर सकते हैं इन इसका सेंसस के माध्यम से। पॉइंट नंबर 5 हो गया हमारा। पॉइंट नंबर 6 क्या है हमारा? सम बाज़ार की कार्यप्रणाली को समझना। तो सम बाज़ार हमारा किस तरह काम कर रहा है? क्योंकि श्रमिक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत में जनसंख्या लाभांश पाया जाता है। इसके अलावा 90% हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र है, 90%, ठीक है? तो उसकी जो कार्यप्रणाली है उसको हम लोग सही से समझ पाएँगे इस सेंसस के माध्यम से। एवं हम लोग टारगेट वेलफेयर स्कीम, जो उनके लिए जो वंचित वर्ग है उनके लिए टारगेटेड जो हमारी कल्याणकारी योजना है उनका निर्माण कर पाएँगे। और लास्ट में जब हमारे पास डाटा उपलब्ध होगा, जब डाटा उपलब्ध होगा हमारे पास, तो हम लोग डाटा ड्रिवन पॉलिसी बना पाएँगे, ठीक है? तो ये होगा हमारे इसके लाभ या सिग्निफिकेंस या महत्व। हम देखते हैं चुनौतियाँ क्या है हमारा। चुनौती क्या है हमारा? पहला चुनौती क्या है कि इसके लिए जो सूची होनी चाहिए जिसमें जातिगत जनगणना की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है? स्टैंडर्ड कास्ट लिस्ट हमारे पास नहीं है। दूसरा पॉइंट हमारा, इसके अलावा जो हमारी जातिगत पहचान है, जो भारतीय समाज में विभिन्न जातियों में बँटा हुआ है, शूद्र शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, जो भी जातियाँ हैं हमारी, अगर हम लोग उनको दोबारा से जनगणना कराएँगे, तो जो उनकी मजबूती है कास्ट सेंसस वाली, वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो भारत में जातिगत जो प्रथा है, उसको बढ़ावा मिल पाएगा। तो ये पहली दूसरी समस्या हो गई। इसके अलावा जातियों के वर्गीकरण से जुड़ी समस्या है, जैसे हम लोग एक ओबीसी है, ओबीसी को विभिन्न जातियों में बाँटा गया है। जैसे ओबीसी है, ओबीसी को विभिन्न जातियों में बाँटी गई। उसके अलावा ओबीसी क्रीमी लेयर हुआ, ठीक है? क्रीमी लेयर हुआ।
नॉन क्रिमिलियर हुआ, तो इस तरह का जो है वर्गीकरण यहाँ पे यहाँ से जो भी छोटी समस्या हमको दिखाई पड़ती है। इसके अलावा जो जातियों की फेथ वोटिंग है, फास्ट वोटिंग है, कास्ट की, ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। इसके अलावा वोट बैंक पॉलिटिक्स, मतलब मान लेते हैं कि बांग्लादेश और जो असम नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे जो बांग्लादेशी आए हुए हैं, उनके लिए भी नेताओं के द्वारा वोट मिल सके, इसके लिए उनको फेक आधार कार्ड और मतदान कार्ड बना दिया गया है, ठीक है? तो उनको भी भारतीय नागरिक में शामिल करने का प्रयास किया गया है। तो इस तरह के जो मुद्दे चल रहे हैं हमारे वोट बैंक पॉलिटिक्स वाले, वो भी इसमें नई चुनौतियों को शामिल कर रहे हैं। इसके अलावा अंतर्जातीय इंट्राकास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, जैसे नागा और कुकी। अगर हम लोग जातिगत जनगणना कराएँगे तो जिस तरह के विवाद हैं, जो जातिगत होते हैं संघर्ष, इनको बढ़ावा मिल पाएगा, ठीक है? इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव चुनौतियाँ हैं, पूरे देश में इस तरह की जनगणना कराना एक आसान काम नहीं है, तो इस तरह की ये हो गई हमारी प्रशासनिक चुनौतियाँ। इसके अलावा लीगल चुनौतियाँ भी हैं, ठीक है? जैसे संविधान का लक्ष्य क्या है कि समाज में असमानता को कम करना, अस्पृश्यता को कम करना, न्याय को बढ़ावा देना। अगर हम जातिगत जनगणना कराएँगे तो कहीं न कहीं समाज में जातिगत प्रथा को बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरह से एक लीगल चैलेंजेस भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है। इसके अलावा तो इतनी बड़ी जनगणना कराने के लिए हमको बहुत सारे लोगों को काम पे रखना पड़ेगा, बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। जो राजकोष है हमारा, उस पे भी यहाँ पे बोझ पड़ने वाला है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है हमारा गोपनीयता का मुद्दा, क्योंकि भारत में निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। निजता का अधिकार फंडामेंटल राइट है पुट्टास्वामी केस के बाद से। अगर हम लोग ये जो डाटा हम लोग कलेक्ट करेंगे, इसको सार्वजनिक कर देंगे, तो इस तरह का कहीं न कहीं हमारा जो प्राइवेसी इश्यू है, वो यहाँ पे सामने आएगा, ठीक है? तो ये हो गई चुनौतियाँ हमारी कास्ट एजेंडा से जुड़ी हुई। हम लास्ट में आगे की राह बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या बताना पड़ेगा कि प्रिवेंट मिसयूज ऑफ डाटा, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसके अलावा टेक्नोलॉजी टू इंटरप्रेट डाटा, क्योंकि हम लोग डाटा निकाल के ला रहे हैं, उसके लिए इंटरप्रेट करने के लिए, हम लोग विश्लेषण करने के लिए तकनीकी का उपयोग करें। इसके अलावा अवॉइड पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ डाटा, मैंने बताया ना वोट बैंक वाला, तो ये वाला इस तरह का मुद्दा उसको हल करने के लिए हम लोग जो पॉलिटिकल मिसयूज है, इसको दुरुपयोग से बचना चाहिए, मिसयूज का डाटा से बचना चाहिए। इसके अलावा सब कैटेगराइजेशन ऑफ कास्ट, रोहिणी आयोग जो बनाया था ना, उसके आधार पर हम लोग जो जाति का गणना है, उसके संबंध में जातियों को उपवर्गीकरण है, सब कैटेगराइजेशन, इसको करने में आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है? इसके माध्यम से जो जातियाँ हैं, उनको विभिन्न उपवर्गों में बाँटा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया हमारा आगे की राह या वे फॉरवर्ड। लास्ट में हमको बता देना है कंक्लूजन। इस तरह ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 2, जो कि हमारा पॉलिटिकल आईआर से पूछा गया है। और जब भी आप लोग आईआर का सवाल लिखें, ये सवाल में आपको मैप बनाना आवश्यक है, ठीक है? तो आप एक मैप बना सकते हैं जिसमें एक तरफ अफ्रीका दिखाया गया हो और एक तरफ छोटा सा इंडिया यहाँ पे दिखाया गया हो, ठीक है? आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं, अच्छे से मैप बना देना है और लास्ट में ऐसे बना देना है कि भारत और अभी अफ्रीका के संबंध हो जाएंगे, ये हमें इंडियन ओशन रीजन हो जाएगा, ठीक है? तो हम बता सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में सवाल हमारा है, डिस्कस द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एशिया टाइज एंड एग्जामिन द मेजर चैलेंजेस इन एक्सटेंडिंग द पार्टनरशिप। तो जब हम देखते हैं इसमें सवाल में इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है हमारा, तो हम बता सकते हैं भारत और अफ्रीका के संबंध गहरे राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक रहे हैं। वर्तमान में भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है? तो ये होगा हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं महत्व क्या है भारत का। भारत अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं, और भारत अगर 54 देशों के साथ करेगा व्यापार को बढ़ावा देगा, संबंध अच्छे होंगे, तो हमारे यहाँ व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो ये पहला पॉइंट होगा, सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया, ठीक है? दूसरा क्या है हमारा, समुद्री सहयोग, जो हमारा रेड सी हुआ, इंडियन ओशन हुआ, ठीक है? इससे जुड़े वहाँ पे समुद्री डकैती का मामला हुआ। इन सारे मुद्दों पे हम लोग समुद्री सहयोग को आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है? इसके अलावा ऊर्जा सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी का भी मुद्दा भी यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच, अफ्रीका है, वहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, इसमें लिथियम है, डायमंड है, सोना चांदी है, ठीक है? कोबाल्ट है, ये सारे जो मटेरियल्स हैं वहाँ तक भारत की पहुँच हो पाएगी और भारत को आर्थिक लाभ होगा यहाँ पे, ठीक है? प्राकृतिक संसाधन तक पहुँच हो गया। इसके अलावा मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर, भारत लगातार जो हमारे एक पक्षीय नीतियाँ होती हैं, जैसे चाइना का प्रभाव बढ़ना या अमेरिका का प्रभाव बढ़ना, जो लगातार यूनिपोलर बैट को बढ़ावा देना चाहते हैं, जबकि भारत मल्टीपोलर बैट को बढ़ावा देना चाहता है। इसी में अफ्रीका के 54 देश भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में काम आ सकते हैं, ठीक है? तो मल्टीपोलर ग्लोबल बैट को आगे बढ़ा देना। इसके अलावा जो चाइना का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है अफ्रीका में, इसके अफ्रीका के अलावा अन्य देशों में भी इसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं, इसके अफ्रीका के साथ सहयोग को बढ़ावा देकर। तो काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, ठीक है? इसके अलावा इंडियन डायस्पोरा, जो भारतीय प्रवासी लोग अफ्रीका में निवास कर रहे हैं, तो उनके हितों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा करना, ठीक है? और उनके संबंध में नीतियों को निर्माण करना। तो ये हो गया हमारा उनकी रक्षा के लिए, भारतीय प्रवासियों की रक्षा के लिए हम लोग भारत अफ्रीका के साथ संबंधों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। इसके अलावा इंडिया सॉफ्ट पावर, इंडिया की सॉफ्ट पावर क्या है, इसमें फिल्में हुई, भारतीय भोजन हुआ, ठीक है? योग हुआ। तो इस तरह का जो भारतीय सॉफ्ट पावर है, इसको भी हम लोग बढ़ावा देकर अफ्रीका के साथ संबंधों को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है?
तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 8। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ चुनौतियाँ भी हैं। चुनौतियाँ क्या है हमारी? तो जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो कंपटीशन है हमारा ग्लोबल पावर से है, जिसमें कौन कौन शामिल है? चीन शामिल है, यूएसए शामिल है, यूके शामिल है, रसिया शामिल है। तो इस तरह के जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके साथ हमारी प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा अफ्रीका में लगातार चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि इसी में जाएगा ग्लोबल पावर्स के चीन में आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो ट्रेड है हमारे साथ, ट्रेड है हमारा अफ्रीका के साथ, वो एकदम लिमिटेड है, क्योंकि भारत की जो पहुंच है 14 देशों तक, वो सभी तक नहीं हो पाई है। तो भारत का जो ट्रेड है वो अभी भी कम दिखाई पड़ता है चाइना की अपेक्षा। इसके अलावा डिले इन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, मान लेते हैं हमको एक बांध बनाना है और हमने उसकी टाइम लाइन रखी कि हमको 5 साल में बना देंगे, जबकि इसको बनाने में 5 से 10 साल तक, 10 साल तक, 12 साल, 15 साल लग जा रहे हैं। तो जितने भी हम लोग प्रोजेक्ट ले रहे हैं अफ्रीका में, उनमें डिले हो रहा है, जिसके कारण संबंधों में नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जो हमारे अफ्रीका के देश है वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता हमको दिखाई पड़ती, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है, चाहे वो इथियोपिया हो, ठीक है, लीबिया, चाड, मंगोलिया, ये सारे जो देश हैं वहाँ पे कहीं न कहीं तख्तापलट की समस्या हमको दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे वो पर्याप्त नहीं है। जैसे हम लोग शुरू करते हैं कि अफ्रीका के एक देश से गुजरे और सभी देशों में धीरे-धीरे जाते-जाते अपने सामान को पहुँच पाएँ। तो वहाँ पर जो कनेक्टिविटी है, रोड, रेल, ठीक है, वो इतनी पर्याप्त रूप से नहीं है। इसके अलावा भारत का जो क्लियर विज़न है अफ्रीका को लेकर, उसमें भी लैक है, मतलब कमी दिखाई पड़ती है अफ्रीका के प्रति विज़न में, ठीक है। जैसे हमारे पास एक्ट ईस्ट, हमारे पास क्या है? एक्ट ईस्ट, लुक वेस्ट, इस तरह की नीति जो दिखाई है वो हम है हमारे पास, लेकिन अफ्रीका के संबंध में इस तरह की नीति हमारे यहाँ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया चुनौतियाँ। अब हम देखते हैं आगे की राह। डे फॉरवर्ड में हम लोग क्या बता सकते हैं? हमको डिप्लोमेटिक टाइज़ को आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? इंक्रीज़ डिप्लोमेटिक टाइज़। इसके अलावा डाइवर्सिफाइड ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, हमको जो ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन है इसको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। सिक्योरिटी कोऑपरेशन, सहयोग के मुद्दों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, क्लाइमेट चेंज में हो, समुद्री डकैती में हो, ठीक है, रक्षा में हो, इन सभी संबंधों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है? तो ये हुआ हमारा पॉइंट नंबर 4। सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई। इसके अलावा हम लोग वर्तमान में चीन पर डिपेंड है अपने क्रिटिकल मिनरल के लिए, और चीन के साथ हमारे संबंध जब भी तनाव में आते हैं तो वो इन सप्लाई रोक देता है। तो अपनी इस सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए हमको क्रिटिकल मिनरल पर लगातार सप्लाई करने के लिए हमको संबंधों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कल्चरल एक्सचेंज के प्रोग्राम्स क्या है हमारा? जो हमारे आदान प्रदान होता है संस्कृति, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसमें हम लोग भाषा, व्यंजन, खान पान, लोगों को पी टू पी एक्सचेंज, ठीक है, स्टूडेंट आगमन, हेल्थ, इस सारे क्षेत्रों में हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है हमारे जो आगे की राह में हम लोग बता सकते हैं। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है, ठीक है, कि वर्तमान में भारत अफ्रीका संबंध लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में भारत के द्वारा G20 कार्यक्रम जो भारत में आयोजित हुआ था उसमें शामिल करने के साथ अफ्रीका को भी G20 का एक मेंबर बनाया गया, जिससे भारत अफ्रीका संबंधों में लगातार प्रगाढ़ता या सुंदरता आई है। इस तरह आप लोग कोई भी कंक्लूजन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी यूपीपीएससी में 2025 तक में चाहते हैं और अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पैड प्रूफ ले सकते हो, जिस जो कि आपके लिए दोनों भाषाओं में है। इसमें आपको GS1 से लेकर GS6 तक का कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। करंट अफेयर, इकोनॉमिक में इकोनॉमी बजट, यूपी बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम में आपको सब कुछ कराया जाएगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। इसके अलावा हमारा जो मटेरियल है हिंदी वाला, जनरल हिंदी की तैयारी के लिए, इसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट भी कराए जाएंगे, कंप्लीट आंसर राइटिंग चेक होगा, चेक पे और आंसर राइटिंग कराई जाएगी, फुल चेकिंग होगी, मॉडल आंसर आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा हमारे जो आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहे हैं, इसमें कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट आपका फीडबैक बनेगा, वॉइस मैसेज के माध्यम से पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा। कंप्लीट आंसर राइटिंग होगी, फीडबैक होगा, ए टू जेड सब कुछ आपको बताया जाएगा कि आपको कहाँ पे कमियाँ हैं, क्या सुधार करना है आपको। और इसके अलावा हमारा पूरा फोकस आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट पे होगा। जब लोग आप आंसर राइटिंग अच्छे से लिख पाएंगे तभी आपको अंतिम सिलेक्शन हो पाएगा, और हमारा भी टारगेट यही है। इसमें हमारे प्रोग्राम 90 डेज का प्रोग्राम है, वो एक 90 डेज का प्रोग्राम है। इसमें एक विदाउट मॉडल आंसर वाला है, एक मॉडल आंसर वाला है, ठीक है। GS1 से लेकर GS6 तक को कवर किया गया है। और ये वाला जो प्रोग्राम है ये निबंध के लिए है। इसमें आपको कंप्लीट निबंध कराया जाएगा, 36 टॉपिक कराए जाएंगे, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आंसर की प्रोवाइड कराए जाएंगे, फीडबैक मिलेगा। आपको बताइए था ये सब कुछ हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो आपको मीडियम की टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें दोनों भाषाओं में मॉडल आंसर आपको मिलेंगे, आंसर राइटिंग फीडबैक होगा, पर्सनल गाइडेंस भी होगा, बिल्कुल रियल एग्जाम में से जिंग होंगे। सेक्शनल टेस्ट भी इसमें है, फुल रेंज टेस्ट भी है, और यूपी स्पेशल के संबंध में 5 पे छठे के संबंध में टेस्ट भी चलाई जा रही है, ठीक है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञान सर का जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ये जो नंबर आपको दिए गए यहाँ पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बढ़ते हैं आगे 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 सवाल नंबर 3 देखते हैं हमारा। तो सवाल नंबर 3 हमारा पेपर थर्ड से है। तो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल एडवांटेज ऑफ द सर्कुलर इकोनॉमी, व्हाट पॉलिसी मेजर्स हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू बूस्ट द सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी से पूछा गया सवाल है हमारा। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा सर्कुलर इकोनॉमी होता क्या है। तो ये होगी हमारे चक्र, यहाँ पे लिख रहे हैं आप चक्र इकोनॉमी, ठीक है। तो चक्र इकोनॉमी क्या है हमारा, ये मॉडल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन दैट इन्वॉल्व शेयरिंग, लीजिंग, यूजिंग, रिपेयरिंग, रिफर्बिशिंग एंड रिसाइकलिंग एग्जिस्टिंग मटेरियल्स एंड प्रोडक्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो हमारे सर्कुलर इकोनॉमी। इसका मतलब क्या होता है, इफ ए बी टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स। इसके अलावा रिड्यूसिंग वेस्ट टू मिनिमम। ये हो गया हमारा सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम देखते हैं बेनिफिट्स क्या है इसके हमारा। तो सबसे पहला बेनिफिट्स क्या है हमारा, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। तो सबसे पहले होगा अपशिष्ट और प्रदूषण की कमी। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है, कोई ये प्रोडक्ट है हमारा, ये प्रोडक्ट को हम लोग लगातार रिफ्यूज रिफर्बिश कर पा रहे हैं, तो जिसके माध्यम से जो हमारा वेस्ट होता है और जो पोल्यूशन होता है उसमें कमी आएगी। तो रिड्यूस इन द वेस्ट इन पोल्यूशन। दूसरा क्या है हमारा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारे जो प्राकृतिक संसाधन लगे हैं, ठीक है। जब भाई एक प्रोडक्ट को हम लोग बार-बार यूज़ कर पा रहे हैं, तो नए प्रोडक्ट यानी बी प्रोडक्ट की हमको नीड नहीं है इस समय। तब इसको बनाने के लिए हमारे प्राकृतिक संसाधन है, इसको बनाने में जो लगना चाहिए था वो नहीं लगेगा। तो जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, उसकी बचत हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा हो गया प्रत्येक प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। इसके अलावा रिड्यूस इन कार्बन इमिशन। जब हम लोग एक ही उत्पाद को बार-बार रिसाइकिल, रीयूज़, रिफर्बिशिंग कर पा रहे हैं, तो जो इस प्रोडक्ट को बनने पे हमारा जो कार्बन इमिशन होने वाला था, ठीक है, वो नहीं होगा। तो इस तरह से तो हमारा कार्बन की जो इमिशन होता है उसमें कमी आएगी। जब कार्बन उत्सर्जन और पर्यावरण में जो पोल्यूशन होता है, वेस्ट में, अपशिष्ट में कमी आएगी, तो जो हमारी एयर हुई, वाटर हुआ, सॉइल हुआ, इनकी जो गुणवत्ता है इसमें सुधार आएगा, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं हमारा, जो कच्चा माल लगने वाला था, जैसे मान लेते हैं हमको ए प्रोडक्ट था, इसकी हमने रिसाइकिल, रियूज, रिफर्बिशिंग कर दी, तो हम लोग बी प्रोडक्ट बनाने वाले थे, ये नहीं बनाएंगे हम लोग क्योंकि इसकी यूज हम बार बार कर पा रहे हैं, तो इसमें रॉ मटेरियल लगता है, इसमें कमी आएगी। तो रिड्यूस डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल। तो होगा हमारा कच्ची मांग की जो मांग है उसमें कम करना, ठीक है। इसके अलावा आपूर्ति से जुड़ा जो रिस्क होता है, मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द सप्लाई। जैसे मान लेते हैं पी प्रोडक्ट हमको बनाना है, लेकिन इसकी सप्लाई कहाँ से, चीन से है। चीन अगर सप्लाई करना बंद कर दे, तो जो हमारा रिस्क है आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा, ये बढ़ जाता है। जब हमको भी प्रोडक्ट ही बनाना है, तो चाइना माल दे या ना दे, हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपूर्ति से जुड़ा रिस्क होगा यहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रिसाइकिल रीयूज़ में जॉब क्रिएशन को बढ़ावा मिलेगा, तो नए लोगों को रोज़गार मिलेगा और आय को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और कॉस्ट सेविंग। ये सारे जो पॉइंट है हमारे हो जाएंगे इकोनॉमिक बेनिफिट में, ठीक है। अब हम देखते हैं सरकार के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं जिसके माध्यम से सरकार चक्रीय सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना चाहती है। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, राष्ट्रीय संसाधन नीति 2019, राष्ट्रीय संसाधन दक्षता नीति 2019। दूसरा स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से सरकार लगातार रिसाइकिल को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा अटल नवाचार मिशन, बढ़ती प्रोत्साहन, कब्यनामा का कानून ढांचे, इसमें क्या काम आ जाता है, पॉलिसी बेस्ड मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022, ई बेस्ड मैनेजमेंट रूल्स 2022, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन बेस्ड रूल 2016, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 2021 और फ्लाई एश यूटिलाइजेशन पॉलिसी। इसके अलावा लास्ट में क्या है, नीति आयोग सर्कुलर इकोनॉमिक सेल। तो ये सारे जो स्टेप्स हमें बताए गए हैं, ये सारे स्टेप्स सरकार को बता लिए गए हैं, किसके लिए, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गवर्नमेंट पॉलिसीज। और लास्ट में हम लोग बता सकते हैं आगे की राह। इसमें क्या हो सकता है हम लोग कि हमको नेशनल लेवल डॉक्यूमेंट फॉर सर्कुलर इकोनॉमी, यानी एक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है नेशनल लेवल पर सर्कुलर इकोनॉमी के संबंध में बढ़ावा दे सके। इसके अलावा क्रिएशन ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म, जितने भी हितधारक हैं उनके संबंध में एक प्लेटफॉर्म को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन सिस्टम्स, तो जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर हमारा सर्कुलर इकोनॉमी के संबंधित प्रोग्राम्स हैं, उनका प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अलावा नए नीतिगत समाधान विकसित करने के नवाचार और प्रौद्योगिकी में निवेश करना, यानी R&D में हमको निवेश करने की भी आवश्यकता है सर्कुलर इकोनॉमी को प्रभावित बनाने के लिए। तो ये हमारा पॉइंट, ये हमारा सवाल नंबर 3 का हो गया बी पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीटर सवाल कंप्लीट होता है। और लास्ट में आपको कैलकुलेट बता देना है कि सर्कुलर इकोनॉमी न केवल भारत की आर्थिक संसाधनों की दक्षता को प्रभावी बढ़ाता है, अपितु नए रोजगार संसाधन, पर्यावरण दक्षता तथा भारत की जो लक्ष्य है, जिसमें हम लोग बोलते हैं पंचामृत, उसके पूर्ति में भी सहायक है, ठीक है। इस तरह आप कोई भी कैलकुलेशन लिख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया सवाल नंबर 3। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 4 क्या है हमारा। सवाल नंबर 4 है हमारा, सवाल नंबर 4 है हमारा, ज्ञानी सद्गुण है विस्तार से बताइए। तो पेपर एथिक्स से पेपर से लिया गया है हमारा, नॉलेज इज वर्च्यू इलेबोरेट। ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा ज्ञानी नॉलेज है इसके संबंध में। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि वर्च्यू क्या है। वर्च्यू मतलब सद्गुण क्या है हमारा। तो हम बता सकते हैं वर्च्यू बिहेवियर बिहेवियर है दैट शोज हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, मतलब एक ऐसा व्यवहार जो उच्च नैतिक मान को दर्शाता है, हम उसको सद्गुण कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ईमानदारी। तो ईमानदारी क्या हो गया बच्चा हमारा, ईमानदारी क्या हो गया, सद्गुण हो गया। ईमानदारी, करुणा, ये सारे क्या है, सद्गुण है। इसका मतलब क्या होता है, अच्छा काम करने और गलत कामों से बचने का गुण है। ये क्या है, सद्गुण। अच्छा काम करने और गलत काम से बचने का गुण है सद्गुण। इसमें कौन कौन से लोग मूल्य शामिल है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, कंपैशन, करेज, एम्पैथी। ये सारे जो मूल्य हैं ये वर्च्यू यानी सद्गुण को ही दर्शाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब हम देखते हैं सुकरात के अनुसार। सुकरात ने कहा था कि सुकरात का स्टेटमेंट है वर्च्यू इज नॉलेज, मतलब ज्ञान ही सद्गुण है, क्योंकि एक व्यक्ति सद्गुण के माध्यम से ही सर्वोत्तम सम्मत तरीके से जीवन जी सकता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट होगा सुकरात का। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा नैतिक बुद्धिजीवी है, जो हमारे मॉरल इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, वो क्या है हमारे, नैतिक ज्ञान और नैतिक व्यवहार के बीच गहरा संबंध है। अर्थात कोई व्यक्ति जानता है कि क्या अच्छा है तो भाई अच्छा कर पाएगा। वैसे मान लेते हैं कि दूसरों की मदद करना, हमको पता है कि मदद करना हेल्पफुल करना अच्छी बात है, तभी जब हमको पता होगा मदद करनी अच्छी बात है तभी हम लोग मदद कर पाएंगे। जब हमको पता होगा कि भ्रष्टाचार करना गलत काम है तभी हम लोग भ्रष्टाचार करने से बचेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए हमको, ज्ञान की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जानबूझकर गलत काम नहीं करेगा। मान लेते हैं कि हमको पता है कि ऐसा करने से किसी को दुख होगा या हानि होगी, तो इस तरह के जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाले काम है हम लोग उससे बचेंगे अगर हमको जानकारी होगी, यानी ज्ञान होगा इसके संबंध में। जब हमको ज्ञान ही नहीं होगा तो हम लोग गलत काम से बचे होते हैं। वो कोई भी 5-6 साल का बच्चा है, उसको सही और गलत का ज्ञान नहीं पता होता है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं बच्चे कुछ भी करें उसके कार्यों का हम लोग क्या कहते हैं, एनालिसिस नहीं करते। ठीक है, वो बच्चे को सही और गलत का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, तो ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 3। इसके अलावा हमारे पास ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान से ही संभव क्या है हमारे पास, कि हम सभी बुराइयों से मुक्त होकर अज्ञानता को समाप्त करना होगा। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब हमारे पास ज्ञान हो। ज्ञान में सद्गुण की एकता, ज्ञान ही प्रत्येक सद्गुण का आधार है। ठीक है, तो हम बता सकते हैं कि ज्ञान के माध्यम से हम लोग सद्गुण को पा सकते हैं। सद्गुण ही यानी ज्ञानी के प्रत्येक सद्गुण का बेस होने वाला है। ठीक है, जब हमारे पास नॉलेज होगी तभी हम लोग वर्च्यू को पा सकते हैं। ठीक है, सभी सद्गुण जिसमें विजडम है, करेज है, जस्टिस है, आर नॉलेज, मतलब जो भी सद्गुण है हमारे वो सब नॉलेज है। ठीक है, जिसमें है ज्ञान, साहस और न्याय। ठीक है, बुद्धि, साहस और न्याय। तो ये को सब लोग यहाँ पे बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सारे पॉइंट को सही से। एग्जाम्पल्स भी आप लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स में यहाँ पे बताया गया। सुशासन एग्जाम्पल्स क्या है हमारा, गुड गवर्नेंस, सुशासन। एक सुविज्ञ यानी बेल इन्फॉर्म पब्लिक सर्वेंट ही जानता है कि कौन से काम करने से जो लोग होते हैं उसमें वृद्धि हो सकती है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हमारा, सामाजिक सुधार। सामाजिक मुद्दों जैसे जातिगत भेदभाव, बाल श्रम के बारे में अगर हमारा किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, यानी ज्ञानी व्यक्तियों को ही अन्यायपूर्ण मानदंड को चुनौती देने के लिए सशक्त बनाता है। जैसे मान लेते हैं कि महात्मा गांधी हुए, उनको ज्ञान था कि जो असमानता है, अस्पष्टता है हमारी, वो सही नहीं है। उसी लिए उन्होंने जो हमारी क्या कहते हैं अनटचेबिलिटी थी उसके संबंध में काम करना शुरू किया और उन्होंने हरिजन की बात की। ठीक है, तो ये हो हमारा सेकंड हो गया। सोशल रिफॉर्म को भी इस तरह बढ़ावा मिला। इसके अलावा जो राजा राम मोहन राय थे उनके द्वारा भी जो सती प्रथा, बाल विवाह, ये कुरीतियों का विरोध किया गया क्योंकि उनको जानकारी थी ये कुरीतियाँ सही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट होगा सोशल रिफॉर्म के संबंध में। पर्यावरण संरक्षण, जब हम लोगों को ज्ञान होगा कि हमको क्लाइमेट चेंज लगातार हो रहा है तो हमको ऐसे जीवन की आवश्यकता है, ऐसी नीतियों की आवश्यकता है जो पर्यावरण को संरक्षण करें। तो इसके लिए हमको क्या ज़रूरत है कि हमको पास उसके संबंध में ज्ञान होना चाहिए। जब हमको हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम लोग ऐसे टिकाऊ जीवन शैली और नीतिगत निर्माण को बढ़ावा दे सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण आपको बताएंगे सुशासन के संबंध में, सामाजिक सुधार के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में। आप लोग इनको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ज्ञान ही सद्गुण है, इसको विस्तार में हमने बता दिया। ठीक है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिख देना है। ठीक है, इस तरह के जो आंसर आपको बताए जा रहे हैं लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त रूप से कंटेंट होना चाहिए। तो कंटेंट एकदम सही दिशा में सही तरह से अपडेटेड हो, तभी आप लोग इस तरह के आंसर्स को लिख पाएंगे। तो आपको पता ही नहीं होगा ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है, आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए तभी आपको पता होगा कि एकदम कि
ये कंटेंट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, ये सिक्योर के माध्यम से दिया गया है। इस तरह के कंटेंट को पाने के लिए आप स्टडी फर्स्ट सर्विस के पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये पेड ग्रुप के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा GS1 से लेकर GS6 तक का। ठीक है, अब बिल्कुल अपडेटेड मटेरियल होगा, करंट अफेयर भी दिया जाएगा, यूपी स्पेशल मूवी या डिप्लोमिक सर्वे, करंट अफेयर सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। जनरल हिंदी की तैयारी हमारे द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग, जिसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा, 10 टेस्ट कराए जाएंगे, फुल चेकिंग होगा, मॉडल आंसर भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप है, चाहे वो टेस्ट सीरीज का हो या 90 डेज का प्रोग्राम हो, इससे हम लोग पॉइंट टू पॉइंट आपको फीडबैक देंगे वॉइस मैसेज के माध्यम से, पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा अगर आपकी कोई भी समस्या रहती है तो। इसके अलावा हमारा फीडबैक होगा वो A to Z होगा। ठीक है, और हमारा पूरा फोकस आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट पे होगा। जब उनके आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट हो पाएगी, तभी आप लोग अच्छे से आंसर लिख पाएंगे, और जब आंसर लिख पाएंगे तभी आपका आंसर सिलेक्शन होगा। तो हमारा पूरा उद्देश्य भी यही पे यही है कि हमारा फोकस आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट पे हो। ठीक है, ज्ञानी बनाना हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, एक 90 डेज का प्रोग्राम है, इसमें विदाउट मॉडल आंसर वाला है, एक ऑर्डर आंसर के साथ वाला है, GS1 से लेकर GS6 तक का इसमें कवर किया जाएगा। और निबंध लेखन भी हम लोग करा रहे हैं, अपने पूरी निबंध की तैयारी हम चेक कर सकते हैं, जिसमें 36 टॉपिक कराए जाएंगे। इसमें आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आंसर मॉडल आंसर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक भी दिया जाएगा। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। हमने आपको जो भी बताया ऊपर वाला, ये भी दोनों भाषाओं में है। ठीक है, तो आपको मीडियम को लेकर कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज है हमारी, वो GS1 से लेकर CS6 तक का है। इसमें सेक्शनल टेस्ट भी है, स्टूडेंट टेस्ट भी है, और UPSC से 5वीं 6वीं के टेस्ट भी यहाँ पर कराए जा रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञान सर का जो व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इन नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटी सी परमिशन थी, अब हम आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं हमारा। सवाल नंबर 5 है हमारा, थ्रो लाइट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन स्कीम। तो जो उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र योजना है, जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में NCR है, उस तरह उत्तर प्रदेश SCR की योजना बना रहा है, SCR। ठीक है, उसी पर हमारा ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, हम बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कैपिटल रीजन में 6 जिले शामिल हैं, जिसमें हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय परियोजनाओं की देखभाल कार्यान्वयन के लिए यूपी क्या है, यूपी ये जो एजेंसी है ना, इसको हम बोलते हैं SCR डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी SCR डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे लिखा गया EPSCR DA। ये वही एजेंसी है, इसको नोडल बनाया गया है। इसका पूरा नाम है उत्तर प्रदेश SCR स्टेट कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, इसको यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, हम देखते हैं इसका बेनिफिट्स क्या है। अगर हम लोग NCR की तरह SCR बनाएंगे उत्तर प्रदेश को, तो क्या होगा, तो राजधानी भीड़ भाड़ को कम करने में सहायता मिलेगी। तो लखनऊ की उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ है, तो लखनऊ जैसा विकास इन सभी जिलों में हो पाएगा। तो जो यूपी के आसपास के जो जो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है लखनऊ में, वो इन सारे जिलों में वितरित हो पाएगी, जिससे राजधानी में भीड़ भाड़ कम होगी। इसके अलावा संतुलित क्षेत्रीय विकास, लखनऊ की तरह ही इन सारे जिलों का अच्छे से विकास हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा बेहतर कनेक्टिविटी के ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, जब आसपास के जिलों में ढांचा अधिक होगा, भीड़ भाड़ कम होगा, डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। ठीक है, इन सारे जिलों में सारे, जैसे पहले दिल्ली में NCR नहीं था, तो दिल्ली की तरह अब NCR जब लागू हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के जो जिला हैं, चाहे हरियाणा के जिला हैं, उनमें तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। तो ठीक है, तो बेटर फैसिलिटीज़ मिल पा रही है, उनको मेट्रो से जोड़ा गया है, इस तरह की सुविधाएं भी इन सारे जिलों को मिल पाएंगी SCR के माध्यम से। इसके अलावा सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग को ये कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है। ठीक है, और इसके अलावा टूरिज्म को भी यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पर इन सारे जिलों को हम लोग SCR के माध्यम से जोड़ देंगे, तो यहाँ पर बेहतर कनेक्टिविटी होगा, और अवसर रचना बहुत अच्छी होगी, डिजिटल बैलेंस होगा, भीड़ भाड़ कम होगी, पर्यावरण अच्छा होगा, जो टूरिस्ट है हमारे उनको बढ़ावा मिलेगा। इस तरह के जो क्षेत्र है हमारे, लखनऊ हुआ, सीतापुर हुआ, बाराबंकी हुआ, उन्नाव हुआ, रायबरेली हुआ, इन सारे क्षेत्रों में जो हमारा टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा। इस तरह आप लोग बता सकते हैं SCR के बेनिफिट होने वाले हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा SCR, और इसको आप लोग बाद में बता सकते हैं। और लास्ट में वो बताना कंक्लूजन कंक्लूजन बता सकते हैं NCR से तुलना करके, कि जिस तरह NCR के माध्यम से दिल्ली तथा उसके आसपास के क्षेत्रों का सतत तीव्र तीव्र और प्रभावी विकास हुआ है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग SCR की योजना को लागू करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी हमें बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर अवसंरचना तथा इकोनॉमिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह आप लोग कोई भी कंक्लूजन को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 5, उत्तर प्रदेश के संबंध में हो गया। यूपी स्पेशल का ये सवाल था हमारा। हम देखते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है हमारा,
सवाल नंबर 6 क्या है हमारा? सवाल नंबर 6 हमारा, व्हाट स्टेप्स हैज़ बीन टेकन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इन द स्टेट सॉरी। तो राज्य में चीनी उद्योग के विकास के लिए कौन-कौन से स्टेप्स उठाए गए, ये हमसे पूछा गया है। पेपर 6 से पूछा गया है, तो हम बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन हमारा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना और चीनी का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में कुल 121 चीनी मिलें संचालित हैं। यूपी सरकार का लक्ष्य 2027-28 तक गन्ना उत्पादन में 7% और गुड़ उत्पादन में 10% की वृद्धि करना है। अगले 3 वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर 1.62 लाख करोड़ करना है। तो जो डाटा है क्लियर है आपका 7%, 10%, ये वाला, इसको आप लोग अपने आंसर्स में यूज़ करें, ठीक है? तो 3 लाइन को जोड़ के आप लोग यहाँ पे इन हिसाब से लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग के संबंध में, ठीक है? हम देखते हैं महत्वपूर्ण पहले क्या है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है हमारे चीनी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ शुगर मिल्स, मतलब सरकार के द्वारा जो चीनी मिलें हैं उनका लगातार आधुनिकीकरण, मतलब आधुनिकीकरण का मतलब होता है उनमें नए-नए उपकरण को लगाया जा रहा है, इसमें तकनीकी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है? अभी मशीनें हैं उनको नई-नई मशीनें दी जा रही है। एक्सपेंशन क्या होता है? मतलब मान लेते हैं कि एक एक्सपेंशन होता है ये वाला, ये छोटी फैक्ट्री इतनी बड़ी थी, हमने उसको इतना बड़ा बना दिया। अब मान लेते हैं पहले केवल शाहजहाँपुर में चीनी मिल था, अब उसको लखनऊ, बाराबंकी, अन्य क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये हुआ एक्सपेंशन ऑफ शुगर मिल्स। इसके माध्यम से बागपत और एक्सपेंस का उदाहरण क्या है हमारे पास, बागपत और मुजफ्फरनगर में भी चीनी मिलों की स्थापना की गई है, ठीक है? तो ये हमारा एग्जाम्पल्स हो गए एक्सपेंशन के। दूसरा क्या है हमारा, सपोर्ट टू शुगरकेन फार्मर्स। तो एक जैसे हमारा एमएसपी होता है, उसी तरह हमारा फेयर एंड एफआरपी होता है जो गन्ना के लिए यूज होता है। हमारा एमएसपी होता है ये फसल के लिए होता है, ये एफआरपी होता है ये गन्ना के लिए यूज होता है। तो सपोर्ट करने के लिए फार्मरों के लिए शुगरकेन के, उसके लिए सरकार के द्वारा एफआरपी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है? तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। इसके अलावा गन्ना के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए और जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है उससे निपटने के लिए सरकार के द्वारा लगातार एचवाईवी केन वेराइटीज, जो हमारे उच्च मूल्य की गन्ना की जो फसलें होती हैं, यानी जो गन्ना के लिए उच्च मूल्य की गन्ना की फसलें हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, मतलब जो उनके बीज होते हैं गन्ना के, ठीक है? उसके लिए रसायन हुआ, और जो गन्ना की उच्च किस्में हैं उनको लगातार सरकार बढ़ावा दे रही है, जिससे उनके उत्पादन में बढ़ावा मिल सके, ठीक है? क्लाइमेट चेंज के असर को गन्ना की जो फसल है उसको सह सके। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 3 हो गया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोटेक्शन, जो हमारे गन्ना की फसल है उसको कीट से बचाने के लिए और फसल संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोटेक्शन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है? इसके अलावा तकनीकी टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, सरकार के द्वारा तकनीकी को लगातार जोड़ा जा रहा है जिसके माध्यम से जो गन्ना की फसल उत्पादन है उसको बढ़ावा मिल सके। तो कुछ पॉइंट है हमारे की इनिशिएटिव जो महत्वपूर्ण पहल है सरकार की शुगर केन मिल्स को बढ़ावा देने के लिए। तो लास्ट और अगला पॉइंट क्या है हमारे, प्रमोटिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, सरकार के द्वारा जो हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होता है उसको बढ़ावा देने के साथ साथ जो वैल्यूज हैं, वैसे वैसे मान लेते हैं हम लोग कि हमने पहले गन्ना बनाया, गन्ना से गुड़ बनाया, गुड़ से हमने कोई उत्पाद बना दिया, मतलब मिठाई बना दी, ठीक है, अन्य उत्पाद बना दिए, तो जो उनकी वैल्यू एडेड हो रही है प्रोडक्ट में, जिससे किसानों की आय तो बढ़ ही रही है, जिससे और अन्य लाभ भी मिल पा रहे हैं। तो ठीक है, तो सरकार लगातार प्रमोटिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन बल्क प्रोडक्ट के माध्यम से सरकार ऐसा कर पा रही है, ठीक है? इसके अलावा सरकार के द्वारा स्किल्ड लेबर को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम, ठीक है? कौशल भारत मिशन, इन सारे मिशन को स्किल इंडिया प्रोग्राम, कौशल भारत मिशन, कौशल भारत मिशन, ये सारे जो है प्रोग्राम उनको बढ़ावा देती है स्किल लेबर के लिए। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कई सारे इसके साथ एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और अपने हितों के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। सरकार भी इसको बढ़ावा दे रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देना। इसके अलावा नीतिगत सपोर्ट, पॉलिसी सपोर्ट, सरकार गन्ना के संबंध में विभिन्न नीतियों को ला रही है और उनके लिए लगातार जो क्या कहते हैं किसानों के लिए आगे आगे काम कर रही है पॉलिसी सपोर्ट के माध्यम से। तो कुछ पॉइंट आपको बताया मैंने, 9 पॉइंट है जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं इसके लिए चीनी उद्योग के विकास के संबंध में उठाए गए स्टेप्स, ठीक है? तो ये हो गया। लास्ट में आपको क्या बताना है, कंक्लूजन। लास्ट में आपको कंक्लूजन बता देना है। ये हो गया हमारा कंक्लूजन और आपके सारे सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सवाल नंबर 6 था ये हमारा लास्ट सवाल था। जाते-जाते सभी के लिए महत्वपूर्ण सोचना है कि जो भी यूपीपीसीएस मेंस 2025 लिखना चाहते हैं और अंतिम सिलेक्शन लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी रैंक भी अच्छी हो, तो वो स्टडी फॉर से भी सर्विस से जुड़ सकते हैं। तो हमारे जो पेड ग्रुप्स हैं तो वो दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिसमें आपको जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। बट यूपी मेरिट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर, गवर्नमेंट स्कीम और पूरा मटेरियल आपको अपडेटेड होगा। जनरल हिंदी की तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं जिसमें आपको कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा।
10 टेस्ट दिए जाएंगे, फीडबैक दिया जाएगा, फिर चेकिंग आंसर राइटिंग भी यहाँ पे कराई जा रही है। हमारे जो भी आंसर राइटिंग के प्रोग्राम है उसमें आप सभी को कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फीडबैक मिलेगा। तो हमारा ए टू जेड यानी एक-एक लाइन आपकी पूरी चेक की जाएगी और हमारा पूरा फीडबैक इसी के आधारित होगा। और जो भी हमारे प्रोग्राम है उसका एक ही टारगेट है, आपकी जो आंसर राइटिंग है आपकी वो इम्प्रूवमेंट हो पाए। जब आपकी आंसर राइटिंग इम्प्रूवमेंट होगी तभी आप लोग अंतिम सिलेक्शन को पा सकेंगे। हमारा टारगेट आपको ज्ञानी बनाना नहीं, बल्कि जो भी आप आंसर्स लिख रहे हैं उनको लगातार इवैल्यूएट करना और उनमें जो भी कमियाँ हैं उनको लगातार आपको बताना, ठीक है? इसके संबंध में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलता रहेगा, ठीक है? तो हमारा जो एक 90 डेज़ का प्रोग्राम है विदाउट मॉडल आंसर, एक मॉडल आंसर के साथ है, जिसमें जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का कवर किया जा रहा है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन पर डे कराए जाएँगे और ऐसे राइटिंग भी हमारे यहाँ कराई जा रही है, जो 150 नंबर का होता है। तो कंप्लीट निबंध की जो हमारे यहाँ तैयारी होती है उसमें 36 टॉपिक कराए जाएँगे। फीडबैक मिलेगा ही, मॉडल आंसर मिलेंगे, आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, ठीक है? और हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये सब कुछ उपलब्ध है। हमारी टेस्ट सीरीज़ भी है, ये दोनों भाषाओं में चलाई जा रही है। पेड टेस्ट सीरीज़ है हमारी, इसमें आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग फीडबैक मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा और बिल्कुल डेली जाने से चेकिंग कराई जाएगी। जीएस 1 से लेकर जीएस 6 तक का इसमें कवर किया जाएगा। सेक्शनल टेस्ट भी होंगे और ऑनलाइन टेस्ट भी हैं। यूपी स्पेशल की भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, ठीक है? तो आपको जो भी आपको लेना है आप लोग ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप ज्ञान सर का जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये वाले जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन पे भी आप लोग कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आज का हमारा पूरा सेक्शन कवर होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास